मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं आज प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जीएस और हिंदी के मिले जुले प्रश्नों की चर्चा करूंगा। आज तारीख हो गई 8 सितंबर। आज मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। महीना नवा चल रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम 8 की बात करें तो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु थे और उनका प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्र था। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा बौद्ध मत से संबंधित है, जिसमें 8 प्रकार की बातें बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त सार के सदस्य साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस भी कहते हैं, इसमें भी सदस्यों की संख्या 7 है। यद्यपि पहले इसमें 7 सदस्य थे, जब इसकी 1985 में 7-8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाते हैं, तब इसमें 7 सदस्य थे। लेकिन 2006 में अफगानिस्तान के शामिल हो जाने पर इसमें कुल 8 सदस्य हो गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें भी अध्यक्ष को मिलाकर सदस्यों की संख्या 8 है। 1 अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। 1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के कुल 8 जज थे, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और प्लस 7 अतिरिक्त न्यायाधीश। भारतीय संविधान का 8वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि स्वयं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन मानववाद को भी अपनाए रखें। मध्यकाल में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से कहा गया है। इसके अतिरिक्त मराठा स्वराज्य के संस्थापक महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में 8 मंत्री होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान मंडल के नाम से पुकारा जाता है। और आगे चलते हैं। कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ये जिन राष्ट्रपति महोदय का समाधि स्थल है वो है महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि समाधि स्थल। इसके अतिरिक्त अगर हम इसकी बात करें कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है, देखिए, वैसे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार का रूप दिया गया, लेकिन 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब ये संवैधानिक अधिकार के रूप में है। 2008 में ही सर्वप्रथम भारत ने चंद्रमा पर अपना अभियान भेजा था, जिसे चंद्रयान फर्स्ट का नाम दिया गया था। 22 अक्टूबर 2008 की ये घटना है। उस समय इसरो के प्रमुख थे श्री जी माधवन नायर। इसीलिए भारत में जी माधवन नायर को मून मैन के नाम से पुकारा जाता है। अभी मेरे सामने एक गाय निकल रही है, तो दोगधी किसका पर्यायवाची है? गाय का। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में गायों का बड़ा महत्व होता था और गाय वस्तु विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। ऋग्वेद में एक इंद्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गायों के बराबर बताया गया है। रडार, रडार के विषय में आप लोग जानते होंगे। रडार, इसका फुल फॉर्म है रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंज। इसका आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक सर रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था।
गांधी जी ने बॉयकॉट ऑफ ट्रिपल सी, 3C का बहिष्कार अपने किस आंदोलन के समय ये नारा दिया था? वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 3C का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ ट्रिपल सी। ये कौन 3C थे? कॉलेजेस, पहला सी है कॉलेजेस, यानी अंग्रेजों के जो विद्यालय थे उनका बहिष्कार। सी कोर्ट्स, अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार। और सी काउंसिल्स, यानी जो परिषदें बनी थी अंग्रेजों की बनाई गई परिषदों का बहिष्कार। ये उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था। बाकी तो बहुत सी चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि चौरी चौरा कांड के कारण इस आंदोलन को महात्मा जी ने वापस भी लिया था। जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लेकिन 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के स्थान पर लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय बनकर आए। लॉर्ड रीडिंग यहूदी मतावलंबी थे, यहूदी मत को मानने वाले थे, और इन्होंने शुरू में बड़ी गरीबी में जीवन प्रारंभ किया, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर ये वायसराय जैसे पद पर पहुँचे। तो जब आंदोलन ये समाप्त हुआ तो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। अगर हम संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान तो भारत में 28 राज्य हैं, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो आपको पता ही होगा ये कौन कौन है। देखिए, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें उपराज्यपाल कहते हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें जिनके मुखिया को प्रशासक कहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मुखिया चुनाव आयुक्त कहलाता है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। देखें, दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली पहले अलग अलग थे, लेकिन अभी कुछ ही वर्षों में इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। इसका कारण है कि ये नज़दीक नज़दीक काफ़ी थे, तो इसमें अनावश्यक व्यय, सरकारी व्यय हुआ करता था, तो इसलिए इनको एक कर दिया गया, यानी दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक में ही कर दिए गए हैं। अगर हम इसकी बात करें, देखें, एक हिंदी में शब्द आता है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे एक नपुंसक शब्द है, तो नपुंसक शब्द पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग होगा बांझ। थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है कि पुरुष के लिए नपुंसक और महिला के लिए बांझ। ऐसे ही जैसे अगर हम सुंदरता की बात करें, थोड़ा पर्सनालिटी की बात करें, तो पुरुषों के लिए अंग्रेजी में हैंडसम शब्द का प्रयोग होता है, और महिलाओं के लिए ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, जिसमें सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड अयोध्या कांड है। सॉरी, मेरे मुंह से गलत निकल गया, मुझे माफ़ करें। सबसे बड़ा कांड है बाल कांड, सेकेंड नंबर पे अयोध्या कांड है, फिर है उत्तर कांड, फिर है लंका कांड, फिर है सुंदर कांड, फिर है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड। तो एक बार मुझे क्षमा कर दें, सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। इस आगे चलते हैं। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट। देखिए, नारायण घाट भारत के एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है, जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उनका नाम है श्री गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी बने थे। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया है।
नीति, इसका फुल फॉर्म होगा हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया बने और अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। देखिए, हर चीज हर आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन नहीं कहते हैं कि हीरे की कदर जौहरी जानता है। तो ये जो प्रश्न है, कंप्यूटर इन बातों को समझ पाएंगे, कहें आम आदमी इन बातों को समझ पाए, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अदरक का तत्सम क्या है? आर्दक। मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, अदरक का तत्सम है आर्दक। काफ़ी जाड़ों में तो बहुत ही इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कुफरी, शिमला। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश, तो फिर मेरठ। भारत में जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है कानपुर में। इसमें तरह तरह की दालों पर परीक्षण किए जाते हैं। गिलहरी किस प्रजाति का प्राणी है? तो गिलहरी चूहे की प्रजाति के अंतर्गत आने वाला एक प्राणी है। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो इनकी संख्या 4 है। कोबरा, करैत, अकाई और दुबुइया। वैसे तो सबसे ज़्यादा सांप, वो सांपों का देश कहलाता है ब्राज़ील। सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, और उसके बाद अजगर का नंबर आएगा। सांपों का देश ब्राज़ील, केकों का देश ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को फजेंडा कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। देखिए, कर्नाटक में एक जगह चिकमंगलूर में ही सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कॉफ़ी के बागान लगाए थे। केंद्रीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक लोकसभा के लिए कुल 28 मेंबर चुनकर भेजता है। आगे चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसा किसने कहा? संत रविदास ने। चरण कमल बंदौ हरिराई, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो है या जो रस हैं, इससे हिंदी में और भी रोचकता आ जाती है, बोलने में, समझाने में। अंग्रेजी का 8वां अक्षर है आई। पुलिस का एक अर्थ आई भी है, जिसका अर्थ होता है, माफ़ करिएगा मुंह से गलती हो गई निकलने में, कि अंग्रेजी का 8वां अक्षर आई। देखिए, अंग्रेजी का 8वां अक्षर यच है, जबकि 9वां अक्षर आई है। 9वां अक्षर आई है, गलती हो गई, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने प्रतियोगी परीक्षार्थियों से। बोलने में कभी कभी गलतियाँ होती हैं। तो 8वां अक्षर है यच। आगे चलते हैं। अगर हम वायुमंडल में गैसों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस है नाइट्रोजन, 78%। फिर आएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये 21% मानी गई है, हालांकि इसमें और खोजबीन करें तो 20.99%। उसके बाद गैस आएगी आर्गन, 0.93%। फिर गैस आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद आएगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है, हल्की भी है, लेकिन ये ज्वलनशील गैस होती है। एक प्रश्न आता है कि कौन सा तत्व आवारा तत्व कहलाता है? तो हाइड्रोजन। अगर तत्व की बात करें, हाइड्रोजन की खोज 1766 में
कैवेंडिश महोदय ने की थी। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। सूर्य में लगभग 74% हाइड्रोजन होती है, 24% हीलियम होती है, 0.77% ऑक्सीजन व अन्य अक्रिय गैसें होती हैं। सूर्य चिकित्सा आपने सुना होगा, बहुत डॉक्टर प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत सूर्य की चिकित्सा करते हैं, सूर्य की मतलब जो प्रकाश है उसमें चिकित्सा करते हैं, तो उसको कहते हैं हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी, हीलियम गैस। तो इसमें सुबह की धूप में लोग अगर कहीं पीठ में दर्द हो रहा है तो उसकी तरफ खड़े हो जाते हैं, पैरों में घुटनों में दर्द होता है तो थोड़ी देर धूप में पैर रखते हैं। और भी कई चिकित्साएं हैं जो डॉक्टर बता सकते हैं इससे संबंधित। बल्कि ये तो आप जानते ही होंगे कि विटामिन डी जो है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है और इसके लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन सुबह जो धूप निकलती है, ये कहें कि बीच दोपहर में खड़े हो जाएंगे तब तो चक्कर आ जाएगा। और विटामिन डी की खोज वैज्ञानिक F.G. हॉपकिंस ने की थी। तो अभी एक प्रतियोगी परीक्षार्थी बैठी हुई है, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ क्या प्रश्न है आपका? कि अच्छा, इन्होंने प्रश्न किया है कि 1969, आप तो सभी जानते होंगे कि 1969 में सर्वप्रथम मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा। कितने लोग सर गए थे? हाँ, तो कितने लोग गए थे? देखें, कुल 3 लोग गए थे। इनके नाम हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कमांडर थे। उसके बाद एल्विन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये अपोलो 11 यान के द्वारा गए। देखें, इसमें 2 यान थे, एक मूल यान था, एक उसमें सटा हुआ यान था। मूल यान का नाम कोलंबिया था। मूल यान का नाम कोलंबिया था। तो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद मूल यान कोलंबिया से एक यान अलग हुआ और उस यान पे थे मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्विन ऑल्ड्रिन। ये 21 जुलाई 1969 दिन सोमवार को चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। माइकल कॉलिंस यान में ही बैठे रहे और वो यान कोलंबिया जो है चक्कर लगाता रहा। और जब ये उस पर चंद्रमा पर उतरे तो उन्होंने एक बात कही थी, ए सिंपल स्टेप फॉर मैन, ए जेंट लीप फॉर मैनकाइंड। यूँ तो एक मनुष्य का छोटा सा कदम है लेकिन मानव सभ्यता के लिए एक लंबी छलांग है। इन्होंने बहुत बड़ी बात की। और जिस स्थान पर इन्होंने कदम रखा, चंद्रमा की जिस जमीन पर कदम रखा, उसे कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। अब इनके कहने का मतलब क्या था कि यह शुरुआत है, आगे इसी से प्रेरणा लेकर और भी कई देशों के लोग आएंगे, कई वैज्ञानिक आएंगे और नई नई चीज़ें जनहित में रखेंगे। मैं थोड़ा प्रतियोगी परीक्षार्थियों से कहना चाहता हूँ, बहुत से प्रतियोगी परीक्षार्थी क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो पढ़ना शुरू करें, कोई ना कोई क्लू अवश्य उनको मिलेगा। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाना भी प्रारंभ किया गया है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ग्रहों की संख्या भी 8 है। ग्रहों की संख्या 8 है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार हम ग्रहों का क्रम निकालें तो 8वें नंबर का ग्रह वरुण होगा। लेकिन अगर हम आकार के अनुसार ग्रहों का भी आकार के अनुसार ग्रह देखें तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। यानी आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो यानी आकार की बात करें तो 8वें नंबर पे बुध आएगा। वैसे तो सूर्य से दूरी के अनुसार वरुण है। बुध ग्रह का
कोई उपग्रह नहीं है। ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। थोड़ा हम हिंदी में एक बात बताना चाहते हैं, बुध ग्रह को हेम भी कहते हैं और बुध ग्रह का रंग स्वर्ण हरा है। आगे चलते हैं, अब एक आध प्रश्न और करेंगे, फिर कभी आगे आपके सामने चर्चा में लाएंगे। देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है, ये मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसका कारण है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी, लेकिन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय गोमती नगर लखनऊ में है। लखनऊ की चर्चा प्रारंभ हुई तो पहले इसका नाम था लक्ष्मणपुर, फिर पड़ा लाखनपुर, फिर लखनावती और अब लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। पवित्र तीर्थ स्थल नीमसार ये भी गोमती नदी के किनारे है। सुल्तानपुर ये भी गोमती नदी के किनारे इसका मुख्यालय, और जौनपुर ये भी गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी अंततः कैथी मार्कंडे नामक स्थान पर गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी मानी गई है। ये बंदर पुक्ष पहाड़ियों से निकलकर अंततः प्रयागराज में अपना अस्तित्व, अपने आप को गंगा में विलीन करती हैं। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध किस जिले में पड़ता है? वो जिला है सोनभद्र। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज, ये सोन नदी के किनारे है। और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बना हुआ है। इससे बिजली सप्लाई का काम होता है। इसी से जो कृत्रिम बांध बना हुआ है उसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर रखा गया